महिलाएं हमेशा से ही प्रताड़ित होती आई हैं, लेकिन जब जमाना बराबरी का शुरू हुआ तो महिलाएं घर की दहलीज लांघ बाहर निकली और पुरुषों की तरह बाहर जाकर काम करने लगी। लेकिन उसकी चुनौतियां तब भी कम नहीं हुई। कार्यस्थल पर बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रही सुरक्षा की। वर्क प्लेस पर महिलाएं सेफ रहें और सुरक्षित महसूस करें, ये बहुत जरूरी है। इसी को लेकर कानून बना यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स का खास शो कानून की बात ज्योति यादव के साथ। आज इस शो में हमारे साथ हैं एडवोकेट सरिता मलिक। तो सरिता मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश टाइम्स में। बातचीत की शुरुआत करते हैं और जो हमने टॉपिक लिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि वक्त के साथ काफी चीजें बदलती है, तो सवाल जवाब तो होंगे। कानून की बात हम करेंगे, इस एक्ट के बारे में काफी सारी बातें करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं का वक्त बदला है? कितना बदला है, किस तरह से बदला है? जी नमस्कार ज्योति जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं और आप इंटरेक्ट हो रहे हैं और बहुत बदला है, महिलाओं का वक्त बदला है और काफी बदलने की जरूरत भी है। तो वक्त बदल रहा है और लॉ भी बदल रहे हैं महिलाओं के हिसाब से। काफी चेंजेस हैं देश में महिलाओं को लेके। तो अब हम हैरेसमेंट की बात कर लेते हैं। इसके लिए जो एक्ट बनाया गया है, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 जी, ये इसे बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्यों बनाया गया, और जिस इसकी रोकथाम के लिए, हैरेसमेंट की रोकथाम के लिए जो इसे बनाया गया, वो कितनी हद तक वो पूरा हो पाया? देखिए, ये अधिनियम है महिलाओं का यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 2013 का ये अधिनियम है। और इसके पीछे जो अधिनियम को लाने के पीछे जो मेन चीज आप जानेंगे, वो एक विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है, विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य। तो ये विशाखा बेसिकली क्या है, एक एनजीओ है और एनजीओ उस टाइम पे क्या था, राजस्थान के केस पे ये आधारित है। ये जो अधिनियम है विधायन द्वारा लाया गया, 1997 का ये केस है। उस टाइम पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी है कि जो वर्क प्लेस पे लेडीज हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके आधार पे। क्योंकि देखिए, आप हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल आपका 19(1)(g), जिसमें आपको कोई भी व्यक्ति उसे अपना ये फंडामेंटल राइट है कि वो कोई भी जॉब कर सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, वृत्ति व्यापार आजीविका के लिए कोई भी चीज कर सकता है। लेकिन अगर कोई महिला कहीं पे कार्यस्थल पे जा रही है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है, वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पा रही है, कोई व्यापार अच्छे से नहीं कर पा रही बिकॉज वहां पे उसको कोई टीजिंग हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका वो फंडामेंटल राइट भी ब्रीच होता है। आर्टिकल 15 जो ये कहता है कि किसी भी बंदे के साथ में सिर्फ जन्म स्थान, उसका लिंग, उसका कास्ट, क्रीड जो भी है, उसके आधार पे आप कोई इसके साथ में विभेद नहीं कर सकते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मींस एवरी पर्सन इज फ्री कि वो कोई भी व्यवसाय करे, कोई भी व्यापार करे, कोई भी जॉब करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं किसी धर्म की हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं लेडी हूं तो मैं एडवोकेट नहीं हो सकती, या मैं जज नहीं हो सकती, या आप एंकर नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स में पहले से थी। हमारा क्या कहते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 36 हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट देता है हमें फंडामेंटल राइट्स। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसे आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में। तो उन्होंने इसको लेके विशाखा जो केस था उसमें गाइडलाइंस जारी की और उसके आधार पर यह अधिनियम लाया गया, जो कि काफी लेट आया, 2013 में आया। तो ये अधिनियम के पीछे जो पूरी रूपरेखा है वो ये है। जी सरिता जी, मैं यही आपसे, अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि महिलाएं कब से काम कर रही है? जरूरी नहीं कि वो 2013 से ही उन्होंने काम करना शुरू किया हो, लेकिन ये कानून 2013 में लाया गया। क्या कानून बनाने में इसके ऊपर देरी नहीं हो गई? और इसके पहले जब इतने भी मामले आ रहे थे इससे जुड़े हुए, तो उसको कैसे डील कर रहे थे? देखिए, हमारे पास पीनल कोड है जो कि अब बीएनएस हो गया है। हमारे नया 1 जुलाई से नए कानून लागू हुए हैं। उससे पहले हमारे पास में इंडियन पीनल कोड 1860 था, जिसके अधीन ये कोई भी अपराध, महिलाओं से संबंधित अपराध अगर होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, तो वहां पे भी प्रावधान है।
आईपीसी में भी प्रावधान है, इंडियन पीनल कोड में भी प्रावधान है, आपके बीएनएस में भी प्रावधान है। और महिलाएं ना केवल आजादी के बाद से बल्कि आजादी से पहले भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है, वो हमेशा कार्य करती रही है। बस ये है कि एक तरीके से उसका स्वरूप चेंज हो गया है, वो घर से बाहर के सारे कामों में अब मिलिट्री में भी जा रही हैं, अब एरोप्लेन भी उड़ा रहे हैं, ठीक है, इन्फेंट्री में भी लेडीज को वो दिया जा रहा है। तो एक रूपरेखा उनकी चेंज हो गई है, एक उनकी प्रवृत्ति चेंज हो गई है वर्क की, लेकिन काम तो उनका हमेशा से रहा है। हाँ, जहां तक बात करते हैं कि हरेसमेंट की बात, तो हरेसमेंट भी होते रहे, तो उसके लिए लॉ था पहले से और अभी भी है, लेकिन कोई इफेक्टिव लॉ स्पेशली फॉर वर्क प्लेस वो नहीं था। उसके लिए फिर हम आईपीसी पे ही डिपेंड होते थे, और आईपीसी में क्या है, वो एक टाइम टेकिंग लॉ है, टाइम ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे ये फील किया गया कहीं ना कहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी विशाखा केस में, कि भाई एक लॉ ऐसा हो जो जल्दी से जल्दी आपकी कार्रवाई की जाए और उसको जो वुमेन है उसको रिलीफ मिले। ये कितना मुश्किल है साबित करना कि हमारे साथ, हमारे ऑफिस में जहां हम काम करते हैं, जहां हम अपने पूरे दिन का सबसे ज्यादा समय वहां बिताते हैं, घर शायद हम घर पे भी इतना समय नहीं दे पाते हैं, और वहां पर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, ये साबित करना कितना मुश्किल होता है। देखिए ये टफ तो है, नो डाउट ये टफ है, लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगी कि लॉ बना देने से या किसी चीज को हम ये सोचें कि उसके लिए हमारे पास लॉ है या हमें कोई बचाने के लिए आएगा, उससे ज्यादा बढ़िया ये मुझे लगता है कि कोई भी महिला है उसे इतना सक्षम होना चाहिए कि जब उसके साथ में कोई ऐसी टीजिंग हो रही है तो वो उसको खुद हैंडल करे। पहले तो उसे लॉ तक जाने की तो बाद में ही चीजें आनी चाहिए मेरे हिसाब से। आई पर्सनली बिलीव इट कि उसे ये चीज आनी चाहिए, इतना बोल्ड होना ही चाहिए कि वो वर्क प्लेस पे एट द राइट पॉइंट की जब उसके साथ में कोई भी टीजिंग हो रही है, कोई भी छेड़छाड़ हो रही है, तो वो उसको वहीं पर सुलटाने की कोशिश करे, बिकॉज इट इज रियली वेरी टफ कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपके साथ में छेड़छाड़ हुई। शिकायत करने का क्या प्रोसेस है? अगर आपके साथ कहीं पर कुछ गलत हुआ तो आप शिकायत कहाँ पे कर सकती हैं? देखिए किसी महिला इसके ये जो अधिनियम है इसका सेक्शन 4 है, वहां पे एक इंटरनल कमेटी है जो कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है जहां पे 10 या 10 से अधिक संख्या में लोग वर्किंग हैं, तो वहां पर एक इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी, और ये दायित्व तो बनाया गया उस बंदे का, उस नियोजक का जो उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो वहां पे क्या है, वहां पे जो एक लेडी होगी, जो सीनियर मोस्ट लेडी होगी, वो चेयरपर्सन होगी उस कमेटी की। उसी कमेटी को जाके ये महिला जो वर्क प्लेस पे अगर कोई उसके साथ में कुछ इस तरीके की ऑब्सीन घटना होती है या कोई भी टीजिंग से रिलेटेड है, वो शिकायत कर सकती है, अपनी मौखिक में जाके दे सकती है, लिखित में भी जाके दे सकती है। अब पॉश कमेटी की बात करते हैं, ये किन किन आधारों पर बनाया जा सकता है? एक्चुअली पॉश कमेटी के जो आधार हैं वो यही बताया गया है कि आपके अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, या प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है जहां पर एम्प्लॉयज की संख्या 10 या 10 से अधिक है, वहां पर आपकी ये पॉश कमेटी होनी जरूरी है। अगर वो नहीं करता है तो 50,000 तक का पनिशमेंट फाइन जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के अधीन। आप ये बताइए सरिता जी कि आप किन आधारों पर बता सकते हैं कि आपके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है? जैसे किसी ने सीटी मारी या किसी ने किसिंग साउंड निकाली, तो क्या ये भी यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है? जी, ये बहुत हद तक यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है, और ये आपके आईपीसी में भी दंडनीय है, और इस अधिनियम में भी अगर आप इसकी डेफिनेशन में देखेंगे तो बहुत वास्ट इसकी डेफिनेशन है। अगर कोई इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है कोई बंदा कि भाई जो उस लेडी को कहीं ना कहीं अच्छा साउंड नहीं हो रहा है, और विदाउट हर कंसेंट कुछ इस तरीके का कोई भी एक्ट ऐसा है जो कहीं ना कहीं उसकी डिग्निटी को वो हरास करता है, या उसको मेंटली कोई अपसेट करता है, जैसे सीटी मारना आप कह रहे हैं, या किसिंग का कोई साइन इस तरीके से शो करता है, तो ये वेरी मच ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। जी। क्या किसी को छूना ये भी यौन उत्पीड़न है? यौन उत्पीड़न है, सेक्सुअल इंटेंट के साथ अगर छू रहा है। अगर जैसे आप ऑफिस में है, आपको ऐसे ही टच हो गया, दैट इज नॉट सेक्सुअल हरासमेंट, बट इंटेंशनली आपको कहीं गलत जगह कोई टच कर रहा है, दैट कम्स अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। इंटेंशन का पता कैसे चलेगा? वो तो कह देगा कि नहीं, मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। देखिए इंटेंशन का, जैसे कि अगर आप देखते हैं हमारा जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें इंटेंशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है ना।
और ये एक सिक्स सेंस भी हमें मिला होता है कि कोई बंदा, ये हमें पता चल जाता है कि वो किस इंटेंट से छू रहा है। हमारा कोई सहकर्मी है, कोई बॉस है, कोई इस तरीके का बंदा है, तो ये हमें वेरी मच पता चल जाएगा। जैसे कि मेरे पास कुछ घटनाएं ऐसी आती हैं, लड़कियां बताती हैं कि ट्रेन में जा रहे थे, पीछे से चूटी काट दी, बस में जा रहे थे तो किसी ने छेड़ दिया। तो ये चीजें जो है, ये कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटल क्रिमिनल इंटेंट है, उनकी जो क्रिमिनल इंटेंशन है बंदे की, वो बता रही है कहीं ना कहीं। तो ये चीज तो पता चल जाती है मैडम जी। और ये जो अधिनियम है, क्या ये आपके कार्यस्थल तक ही सीमित है कि अगर आपके ऑफिस में जहां आप काम करते हैं वहां पर आपके साथ कुछ हुआ तो तभी आप कंप्लेन कर सकती हैं, या काम से जुड़े हुए किसी भी जगह पर आपके साथ कुछ हुआ, जैसे मैं काम की वजह से कहीं बाहर जा रही हूँ, उस वक्त मेरे साथ कुछ हुआ तो भी मैं इसके तहत कंप्लेन दायर कर सकती हूँ? जी। इसका बहुत वाइड डेफिनेशन अधिनियम में दिया गया है। वर्क प्लेस अगर आप देखते हैं, तो जैसे आप अपने स्टूडियो से कहीं निकल रहे हैं और आप गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं आप, या कोई आपकी कैब है, कैब भी ये वर्क प्लेस माना जाएगा। अगर कैब आपको घर तक छोड़ने जाती है और कैब आपको लेके आती है, एंड दैट कैब बिलोंग्स टू योर ऑफिस, आपकी पर्सनल कैब नहीं है, तो वहां पे भी ये हरेसमेंट माना जाएगा। दूसरा, जैसे कोई काम वाली महिलाएं आती हैं, आपके घर में आती हैं, सोसाइटीज में जो आती है, दैट आल्सो इंक्लूड्स अंडर दिस एक्ट। जी बिल्कुल। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो शहर में रहती हैं, जिन्हें इस कानून के बारे में पता है, जिन्हें पता है कि हमारे संरक्षण के लिए इस तरह का कोई एक्ट भी है, लेकिन उन महिलाओं का क्या, जो गांव में रहती है, जो दिहाड़ी मजदूरी करती है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनके पास इतनी जागरूकता नहीं है, वो कैसे खुद को बचाए, वो कहां पर कंप्लेन करे? यहाँ ऑफिस में चलिए पोर्च कमेटी बना हुआ है, लेकिन जो महिलाएं दिहाड़ी करने जाती हैं, मजदूरी करने जाती है किसी के घर में, किसी के खेत में, वो कहाँ अपने सुरक्षा के लिए वो किससे गुहार लगाए? देखिए, उसके लिए भी प्रावधान अधिनियम में किया गया है। अगर आप इसका सेक्शन 6 देखते हैं, तो वहां पे डीएम या एसडीएम या कलेक्टर या अपर कलेक्टर को प्रोविजन दिया गया है कि वो एक लोकल समिति बनाएंगे, एक स्थानीय समिति का गठन भी इस अधिनियम में है। और वहां पर जो सामाजिक कार्यकर्ता लेडीज होती हैं, या जो महिला आपके ब्लॉक स्तर पे है, अपॉइंट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, या आपके एसडीएम या डीएम की तरफ से अपॉइंट की जाती है, एक स्थानीय समिति का प्रावधान वहां पे किया गया है। तो दिहाड़ी, अगर कोई महिला दिहाड़ी पे काम कर रही है, वो वहां पर अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती है। हाँ, जहां तक बात है कि ठीक है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसे नहीं पता है कि कहाँ पे क्या कंप्लेन करना है, तो ऑब्वियसली वो थाने जाएगी या बताएगी कहीं पे। अभी इस चीज को, उन लोगों को एजुकेट करने में, इस चीज को फैलाने में थोड़ा हमें टाइम जरूर लगेगा, बट इसके लिए भी प्रोविजन वहां पे दिए गए हैं। अगर पॉश कमेटी जहां पर नहीं है, तो वहां पर कोर्ट ने ये अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि वहां पर वो महिला स्थानीय समिति में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। जी। इंडियन बार एसोसिएशन का एक सर्वे है 2017 का, जिसमें कहा गया कि 70% वुमेन हरासमेंट की कंप्लेन ही नहीं करवाती है। और ये भी एक लॉजिकल वाली बात है कि गांव देहात में जो महिलाएं होती है वो शायद खुलकर एक बार कह भी दे, लेकिन शहर की महिलाएं इस बारे में खुलकर बात करने में सहज नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि फिर कहीं उनको जॉब करने में दिक्कत होगी या दूसरी जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि इतना कंपटीशन है। क्या लगता है आपको? कुछ हद तक आपकी बात सही है, आई एग्री विद यू, लेकिन मैं देखती हूँ कि अब टाइम चेंज हो गया है, लेडीज सामने आ रही हैं, अब ये प्रॉब्लम नहीं रही है। देखिए, जैसे अगर आप देखें, मैं क्रिमिनल मैटर्स ज्यादा हैंडल करती हूँ, तो अगर कोई किसी के साथ रेप हुआ है, तो हम उसको, रेपिस्ट को हम हीन भावना से नहीं देखते, लेकिन जो पीड़िता है, विक्टिम है, उसको बड़ी हीन भावना से देखते हैं समाज में। अभी भी ये है, कोर्ट में भी मैंने ये चीजें नोटिस की हैं कि उस बेचारी लड़की को, बच्ची को या महिला को बड़े उस चीज से देखा जाता है। तो ये जो चीज आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसे ये रहेगा कि कल को मेरे साथ कोई हरासमेंट हो गया, लेकिन हमें इन बंधनों को, इन चीजों को, इससे ही बाहर निकलना है, इन्हें छोड़ना पड़ेगा हमें। जब हम खुल के आएंगे समाज में, कहेंगे अपनी चीज को, या हम उस चीज को या तो उसी टाइम पे सेटल करें कि भाई किसी ने छेड़छाड़ की, उसको तभी 2 चमाचे लगा दिए, तो वो भी तो जाके नहीं कह पाएगा ना कि मुझे किसी ने चप्पल मार दी, या मेरे को मैडम ने ऐसे जूती मार दी। तो इतना या तो अपने बच्चे को बोल्ड बनाए, मेरे लेडीज को इतना बोल्ड बनने की जरूरत है। दो लेडीज बहुत बोल्ड हैं आज के समाज में, मैं समझती हूँ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये सोशल जो हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट रहता है कि भाई हमें समाज में क्या कहेंगे, इससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा।
क्या इस एक्ट के तहत जिन महिलाओं के साथ कभी हैरेसमेंट हुआ वो चाहे तो अपने ऑफिस से अपने दफ्तर से 3 महीने का पेड लीव ले सकती हैं, क्योंकि इस दौरान माना जाता है कि काफी ज्यादा, और होता भी है कि काफी ज्यादा मेंटली हैरेसमेंट हो चुका होता है, ना कि सिर्फ फिजिकली, आप मेंटली यस काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। जी। तो ये इसमें ये है, यहाँ पे प्रोविजन ये भी दिया गया है कि अगर किसी महिला को अगर आवेदन करती है, एप्लीकेशन देती है समिति को, तो समिति ये कर सकती है कि उस लेडी को किसी और जगह ट्रांसफर कर सकती है। दूसरा, अगर जो रेस्पोंडेंट है जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है उसका भी ट्रांसफर किसी और जगह पे किया जा सकता है। प्लस उस लेडी को 3 महीने की पेड लीव भी दी जा सकती है 3 मंथ्स के लिए। ओके। और जिसने ये गलती की है उसे क्या क्या सजा मिल सकता है, उसके लिए क्या है सजा का प्रावधान? देखिए, इसमें जो सजा का प्रावधान है, अगर कमेटी पाती है कि वो बंदा ऑफेंस उसने किया है, तो वो कंप्लेन करेगी पुलिस को। बेसिकली कंप्लेन करेगी पुलिस को वो कमेटी। उसके बाद में जो कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर 509 का अपराध किया है, उस महिला के साथ कुछ हीनियस हुआ है, तब तो वहां पे आपके लिए प्रोविजन है कि आप आईपीसी में जाइए, कोर्ट में ट्रायल होगा, कंप्लेन चली जाएगी आपकी कमेटी की तरफ से। और अगर कोई छेड़छाड़ या कोई छोटी ऐसी घटना है, तो जो आपके कंपनी के जो नियम है, रूल्स हैं, उनके हिसाब से उस बंदे की सैलरी कटेगी, उसको फाइन पनिशमेंट होगा, प्लस उस बंदे की जॉब भी वहां से चली जाएगी, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे कि आप हमारे व्यूवर्स को 3 लीगल एडवाइस अगर कोई देना चाहें तो वो क्या होगी? देखिए, सबसे पहली मेरी लीगल एडवाइस है कि अपने राइट्स को जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं है या हमें नहीं पता। आजकल इंटरनेट का जमाना है और यूट्यूब पे और इतना अच्छा चल रहा है, तो आपको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो आप किसी अच्छे बंदे से मिलके उनके बारे में पता कर सकते हैं, अपने राइट्स को जानें। अगर आपके साथ कोई घटना हुई है, अपराध हुआ है, तो उसकी शिकायत जरूर करें और उसके लिए फाइट करें, चुप ना बैठें। ठीक है सरिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।